स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शामिया खान। टुडे आई एम टीचिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम आपको आज पढ़ाएंगे क्या कि बनना, मेकिंग मीन्स बनना ऑफ नेशनलिज्म कहाँ, यूरोप में। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, अब हम आपको बताते हैं। अब टिल द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की आदि, लगभग 18वीं शताब्दी से पहले देर वर नो नेशन इन द यूरोप। आधी 18वीं शताब्दी के पहले कोई, मतलब हम इसको टाइम पीरियड रख सकते हैं 1750 AD। 1750 से लगभग पहले कोई भी नेशन नहीं थे। कहाँ नहीं थे? इन यूरोप में। अब उसके बाद ये नेशन कब बने, सबसे पहले रिवोल्यूशन कब हुई थी, हम आपको पिछले वाले बैक वीडियो में आप देख लेना कि 1789 में रिवोल्यूशन होती है, तो लुइस 16 का राजपाट सब चला जाता है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म होता है और मोनार्ची का खात्मा हो जाता है। मोनार्ची का खात्मा और डेमोक्रेटिक स्टार्टेड। फिर क्या होता है, जब ये सिस्टम चलता है, एक मैन आता है, इसका नाम होता है नेपोलियन। उसने डेमोक्रेटिक का खात्मा किया और वहाँ पर अब क्या चला था? डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप में एक रूल बनाया था नेपोलियन ने, जिसको कहा गया 1804 में, 1799 में नेपोलियन आया था और 1804 में उसने एक कोड बनाया था जिसको सिविल कोड के नाम से जाना गया इतिहास में। और उस सिविल कोड के इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी और कुछ निगेटिव थी, कुछ चीज़ें प्लस में थी और कुछ चीज़ें माइनस में थी। इससे क्या था, प्लस वाली चीज़ों को तो सभी पसंद करते हैं, इसीलिए पब्लिक ने जो निगेटिव वाली जो चीज़ें थी तो लोगों को ये पसंद नहीं आई थी। जैसे आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर लेना और टैक्स बढ़ा देना और मतलब सेंसरशिप, ये कई मतलब बुराइयां इस कोड में थी। इसका रिजल्ट क्या निकला, तो उसके जब नेपोलियन अकेला था, नेपोलियन ऑफ फ्रांस का अकेला था, उसी समय इस पर 4 तरफ से अटैक होता है। 4 कंट्रियाँ आती इसके खिलाफ लड़ने के लिए। वो कौन सी 4 कंट्री आती? प्रूसिया, फिर कौन सी आती? रसिया, फिर कौन सी आती? ऑस्ट्रिया, फिर और चौथी कौन सी आती? ब्रिटेन। ये चारों कंट्रियाँ एक साथ लड़कर और इसको नेपोलियन को हरा देती। कब? 1815 में हरा देती। कहाँ हराती हैं? इन द बैटल ऑफ वाटरलू। In the Battle of Waterloo, defeated Napoleon and he captured by his enemies people and armies. He sent to Helena Island and he got the death on this island. और वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसको क्या होता है, 1815 में ये हार जाता है वाटरलू की लड़ाई में। नेपोलियन एक ही लड़ाई हारा था 1815 में, इन 4 कंट्रियों से बराबर लड़ता रहा अकेले। और नेपोलियन काउंट इन ग्रेट आर्मी मैन ऑफ हिज ड्यूरिंग दैट टाइम इन द हिस्ट्री। उस समय का सबसे मतलब बहादुर सैनिक या कर्नल या मिलिट्री का सबसे जाबाज सिपाही माना, लेकिन था तो डिक्टेटरशिप। आल्सो वाज ए ब्रेव पर्सन। और उसके बाद वो बहादुर होने के साथ साथ तो क्या हुआ, उसके खिलाफ जो यूरोप की काफ़ी कंट्रियाँ हो गई थी, उनको ये डर था। क्या डर था? कि ऐसा ना हो ये हमारा भी मोनार्ची सिस्टम ख़त्म कर दे। कौन? ये नेपोलियन। इसी डर से क्या सिस्टम था, इसको नेपोलियन को हरा देता और वहीं पर इसको सेंट हेलेना द्वीप में इसकी जाके मौत हो जाती। किसकी? नेपोलियन की। अब क्या होता है कि 1850 में एक ट्रेटी होती है जिसको ट्रेटी ऑफ वियना के नाम से जाना गया। ये ट्रेटी ऑफ वियना के में ये चीज़ सिग्नेचर होते हैं और कंजर्वेटिव्स की तरफ से, और कुछ लोग नहीं पसंद करते थे, जैसे फ्रांस में भी नेपोलियन को। तो इसका रिजल्ट ये निकला था कि फिर से मोनार्ची सिस्टम वापस आ गया। पहले क्या था? मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ, फिर क्या आया? डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हुआ, फिर क्या आया था? डिक्टेटरशिप सिस्टम। अब डिक्टेटरशिप नेपोलियन के बाद खत्म होता, अब क्या आता? फिर मोनार्ची सिस्टम। अब मोनार्ची सिस्टम आता है, फिर बुरबन वंश का राजा वहीं फ्रांस में फिर बैठा ले जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो होता है उसके भी कुछ पॉलिसी ठीक नहीं थी। अब उसकी कुछ पॉलिसियों से नाराज होकर जो पब्लिक जो थी रिवोल्ट करने लगी थी, वो भी मतलब अब नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी थी। कहाँ आने लगी थी? इन होल यूरोप। और यूरोप में सारे जो कॉमन पीपल, और यूरोप जो था कई समाजों में बटा हुआ था। किस तरीके का बटा था? प्लेजेंट्री सिस्टम
एंड एरिस्टोक्रेसी सिस्टम। इसी प्लेनेटरी एंड प्रोस्टिक सिस्टम से एक एजुकेटेड सिस्टम भी बनता है, जिसको न्यू मिडिल क्लास भी बोला जाता है। हम आपको आगे बताते हैं।